फिर अगले दिन, माँ पापा, मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, कल रात को मैं झूठी कहानी नहीं बना रहा था। वाकई में भाभी किसी आदमी के साथ बातें कर रही थी और मुझे तो ये लग रहा है कि वो किसी से कॉल पर बात कर रही थी। वो ना हो पापा, वो जरूर अच्छी बनने का नाटक कर रही है। ये तो कैसी बातें कर रहा है ईशान। अरे ये बात तो हम सब जानते हैं कि सयूरी विराट से कितना प्यार करती थी। इसलिए मुझे तो तेरी बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। अरे हो सकता है कि तुझे कोई वहम हुआ हो। वहम? ये भी कोई वहम हुआ क्या पापा? माना कि वो भैया से बेहद प्यार किया करती थी, लेकिन अब तो वो इस दुनिया में नहीं रहे ना। और हर कोई मूव ऑन हो जाता है, तो भाभी क्यों नहीं हो सकती? और आजकल तो ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता पापा। अरे बस कर, कुछ भी बके जा रहा है तू। और जब तेरे पास कोई सबूत नहीं है तो तू ये सब किस दावे के साथ कह रहा है? अरे मुझे भी तेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा। अब जा, काम पर लग जा, वरना देरी होगी तो तेरा बॉस तुझे सुना देगा सबके सामने। पहली इतनी मुश्किल से जॉब मिली है तुझे। फिर थोड़े दिनों बाद में सयूरी सफेद साड़ी पहनना बंद कर देती है और वो रंग बिरंगे कपड़े पहनकर बाहर जाया करती है। ये सयूरी आजकल इतना कहाँ जाती है? और जाती है तो फिर घर वापस लौटने में उसे घंटों क्यों लग जाते हैं? मुझे भी इसका कुछ समझ ही नहीं आ रहा। उतने में वहां पर सयूरी आ जाती है। अरे सयूरी बहू, 4 घंटों से बाहर है तू। अरे कहाँ पर थी तू? यहाँ आए तुझे लगभग 1 महीना हो चुका है। और तूने इतनी सहेलियां भी बना ली जो तू 4-4 घंटे घर से बाहर रहती है। नहीं माँ जी, मेरी कोई सहेलियां नहीं है। बस मोहल्ले की 2 से 3 लड़कियों को ही जानती हूँ मैं। वो मैं तो बस पास में खुले हुए नए मॉल में गई थी। वो क्रिस्टल मॉल है ना, एयरपोर्ट के पास वाला। अच्छा, लेकिन फिर भी बहू, जरा बता कर जाया कर। और अगर तुझे बाहर जाना ही है तो इतनी देर तक मत जाया कर। और हाँ, ये क्या नया नाटक लगा के रखा है तूने? सफेद कपड़ों से सीधे रंग बिरंगे कपड़े पहनने लगी है तू। अरे ये सब शोभा नहीं देता। हाँ बहू, अरे तुझे इस पहनावे में देखकर लोग नाम रखेंगे। कहेंगे कि विधवा होकर भी खुशियां मना रही है, एकदम बिंदास रह रही है ये। हाँ तो क्या हुआ पापा जी? मैं कुछ गलत थोड़ी ना कर रही हूँ। माना कि मैंने अपना पति खोया है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं जीवन भर बस रो रो कर आंसुओं का समुंदर भर दूं। मेरी भी जिंदगी है और मैं भी खुशी से जीना चाहती हूँ। और आज अगर विराट जिंदा होता तो वो भी यही चाहता कि मैं हमेशा खुश रहूं। मेरी जिंदगी में दुख होना तो दूर की बात, दुख का मेरे ऊपर साया भी ना हो। अरे पर प्लीज माँ जी, प्लीज मुझे वो सफेद कपड़े पहनने के लिए मत कहिए। मैं कोई पुराने जमाने की बहू नहीं हूँ और मैं अपना बहू होने का कर्तव्य ठीक से निभा तो रही हूँ ना। तो आप भी मेरे बारे में थोड़ा सोचिए ना। समाज का क्या है? वो तो अच्छा होने पर भी नाम रखते हैं और बुरा होने पर भी नाम रखते हैं। उनका तो काम ही होता है बातें बनाना। लेकिन मैं दूसरों के लिए जीना नहीं चाहती, भले ही मेरी सोच किसी को खटके। लेकिन मैं किसी के कहने पर बदलने नहीं वाली माँ जी। इतना कहकर सयूरी अपने कमरे में चली जाती है और रोमिला और मनोहर एकदम हैरान रह जाते हैं। इतनी जबान चला कर गई है, अचानक से इसके अंदर ऐसा बदलाव कैसे आ गया? कहीं ईशान की बात सच तो नहीं थी? कहीं बाहर इसे कोई लड़का तो नहीं मिल गया ना? इतने ताव के साथ जो ये भाषण दे रही थी, वो सुनकर तो मुझे यही लग रहा है। हाँ रोमिला, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे ही एक रोज सयूरी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। तभी वो कमरे में अकेली ही होती है। सुबह से ना जाने मैंने कितनी बार माँ जी से कहा है कि वो मेरे लिए काढ़ा बना दे, लेकिन उन्होंने मेरी बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। कैसे लोग हैं ये? शुरुआत में जब मैं यहाँ पर आई थी तब मुझे लगा कि ये सभी अच्छे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे समझ आ रहा है कि ये मुझे पराया कर चुके हैं। रोमिला उसकी सारी बातें सुन लेती है। अरे ये क्या, ये ऐसी बातें किसके साथ कर रही है? देखो ना विराट, यहाँ सब साथ होकर भी मेरे साथ कोई भी नहीं है। मेरी तबीयत इतनी खराब हुई है
लेकिन मैं अकेली ही हूँ। तुम्हारे आने से मेरे जीवन के सारे दुख चले गए थे, लेकिन यहाँ आकर मुझे बिल्कुल भी सुकून नहीं है। ये सभी लोग तो बस अपने में ही मस्त हैं। अरे ये तो विराट है। तू विराट से कैसे बात कर रही है? वो भी वीडियो कॉल के जरिए? क्या? और नहीं तो क्या। अरे मैंने अभी अभी देखा तुझे। अरे नहीं माची, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन काश ऐसा हो पाता कि मैं उसके साथ वीडियो कॉल के जरिए बात कर पाती। मैं तो बस उसकी फोटो को देखकर बात कर रही थी। बस जब कभी मेरा दिल भारी हो जाता है तो मैं विराट की तस्वीर को देखकर उससे थोड़ी बातें कर लेती हूँ और तब मुझे थोड़ा हल्का महसूस होता है। अच्छा अच्छा ठीक है। वैसे मैं तुझे ये काढ़ा देने आई थी। पता है कि तूने मुझे ये सुबह देने के लिए कहा था, पर अब मैं तुझे ये शाम में दे रही हूँ। लेकिन मैं वो जरा बाहर चली गई थी ना अपनी सहेलियों के साथ, इसलिए थोड़ी देर हो गई। ये ले, पी ले इस काढ़े को। इसे पीकर तुझे आराम मिलेगा। ठीक है माँ जी, थैंक यू सो मच। फिर कुछ दिनों के बाद सयूरी ठीक हो जाती है और ऐसे ही एक दिन जब वो बाहर से घर आती है तो अपने साथ एक गिफ्ट बॉक्स लाती है। ये क्या? भाभी अभी अभी बाहर से आई है, वो भी एक गिफ्ट लेकर। और इस गिफ्ट पर तो एक छोटी सी नोट भी लिखी है, कीप इट स्माइलिंग जान, यानी हमेशा मुस्कुराती रहो जान। आखिर ये गिफ्ट भाभी को किसने दिया होगा? माँ पापा मुझसे बहुत बड़ा सबूत मांग रहे थे ना, अभी जाकर उन्हें दिखाता हूँ। फिर ईशान जब रोमिला को वहां पर बुलाकर लाता है तो उस गिफ्ट पर अब दूसरी नोट होती है जिस पर लिखा होता है कीप स्माइलिंग सिस्टर। अरे ओ नालायक, इतनी अंग्रेजी तो मैं भी जानती हूँ। सिस्टर मतलब बहन होता है। लगता है इसे ये गिफ्ट किसी सहेली ने दिया है, इसीलिए इस पर सिस्टर लिखा है। हाँ ईशान, मेरी नई सहेली बनी है, तन्वी नाम है उसका, और ये गिफ्ट मुझे उसी ने दिया है। वो मुझे अपनी बड़ी बहन जैसी मानती है, इसीलिए उसने इस गिफ्ट पर जो नोट अटैच किया है और उसमें लिखा है कीप स्माइलिंग सिस्टर। बस कीजिए भाभी, प्लीज झूठ मत बोलिए। मैंने खुद देखा था और इस पर लिखा था कीप स्माइलिंग जान। आपने इसे अभी 2 मिनट पहले ही बदल दिया ना। अरे आप हमसे छुपा रही हो कि आपका बाहर अफेयर चल रहा है। मेरा विश्वास करो माँ। अरे मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा है क्या, जो मैं ऐसे झूठ पे झूठ बोलता जाऊंगा? बस करो ईशान। अरे और कितना गिरोगे तुम? थोड़ी तो शर्म करो। और आइंदा से तुमने अगर मेरे बारे में ऐसा कुछ भी गलत सलत कहा तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, समझे कि नहीं? सयूरी गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। देखो माँ, भाभी की बात पर भरोसा मत करो, वो झूठ बोल रही है। अरे नालायक, साफ साफ इस पर सिस्टर लिखा है और इसमें तो ड्रेस है और ये गुलाब भी है। और आजकल की सहेलियां तो आपस में ये सब करती ही रहती है ना। और हाल ही में सयूरी के साथ कितना कुछ हुआ है, इसीलिए उसकी सहेली ने उसे ये तोहफा दिया होगा। लेकिन माँ, आपको मुझ पर विश्वास है कि नहीं? आपकी कसम, उस पर जान ही लिखा था और भाभी ने उस नोट को तुरंत 2 मिनट में बदल दिया। ये तो क्या कह रहा है बेटा? अगर तू मेरी कसम खा रहा है तो इसका मतलब तू सच बोल रहा है। तो फिर उसे जान किसने कहा होगा? आखिर क्या है इसका राज? फिर एक दिन जब सयूरी बाथरूम में होती है तभी अचानक अंदर से दरवाजा बंद हो जाता है और वो वहां पर फंस जाती है। तभी उसका फोन बजने लगता है। हे भगवान, मुझे तो अभी फोन आ रहा है, लेकिन बाहर कैसे जाऊं मैं? अरे सयूरी बहू, कहाँ पर हो तुम? तुम्हारा फोन बज रहा है। अरे तुम्हें किसका कॉल आ रहा है? ये क्या? ये तो विराट का कॉल है, लेकिन ये नंबर तो अलग है। फिर उसका नाम कैसे आ सकता है? हेलो, कौन? हाँ मैं विराट, सयूरी का माना हुआ भाई, जो मुंबई में रहता हूँ। क्या? हाँ अंकल, उसने कुछ बताया ही नहीं कि उसके पति विराट के साथ इतना सब हो गया और वो बिना मुझसे मिले ही वहां से बरेली चली गई। तो इसका मतलब तुम्हारा नाम भी विराट है? हाँ अंकल, जानता हूँ कि उसके पति का नाम भी विराट था और मेरा भी नाम विराट ही है। अगर वो आ जाए तो उसे कह देना
कि बाद में मुझे कॉल करे। ठीक है ना? चलो अंकल, बाय। अरे पर पापा जी, ये दरवाजा अंदर से जाम हो गया है, खुल ही नहीं रहा है। प्लीज कुछ कीजिए ना पापा जी। हाँ ठीक है बहू, अभी बाहर से खुलवाता हूँ। बगल में ही भोला पान वाला रहता है। अगर घर में कोई दरवाजा जाम हो जाता है तो वही आकर अपनी तकनीक से खोल देता है। फिर जब दरवाजा खोला जाता है तभी। वैसे वो विराट कौन था बहू? मुझे तो उससे बात करके बड़ा अजीब सा लगा। दरअसल वो मेरा शहर वाला माना हुआ भाई है। मैं उसे राखी बांधती हूँ। मैं मेरे दुख में इतनी खो गई कि मैं उसे बिना बताए ही यहाँ चली आई। ठीक है बेटा, उसे कॉल करके एक बार बात कर लो। जी पापा जी, जरूर। लेकिन जब मनोहर ये बात रोमिला और ईशान को बताता है तभी तीनों को सयूरी पर शक हो जाता है। मुझे तो इसके हाव भाव कुछ समझ ही नहीं आ रहे। वही तो, मैंने एक दिन इसे फोन पर बात करते हुए देखा था। फिर उसने कहा कि वो विराट की तस्वीर से बात कर रही थी और आज ही वो विराट के नाम से किसी और आदमी का कॉल आया और वो तोहफा और उस रात किसी आदमी से बात करना और वो आवाज भी सुनी सुनी सी लग रही थी। माँ, पता नहीं भाभी का रहस्य क्या है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन इतना पक्का है कि वो हमसे कुछ छुपा रही है। फिर आज बर्गर मंगवाते हैं ना, मुझे बर्गर खाने का बड़ा मन कर रहा है। अरे चुप हो जा तू, खुद की सैलरी आते ही उड़ा देता है और अब हमारे पैसों पर तुला हुआ है। जब विराट था तब उसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन अब उसके जाने के बाद पैसों की कितनी बड़ी दिक्कत हो चुकी है। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि हम गरीबी देख रहे हैं। फिर ऐसे ही एक दिन, अरे माँ जी, ये कैसे कागजात हैं और मैं इन पर साइन क्यों करूं भला? ये घर के कागज हैं और इन कागजों पर साइन करके तू ये घर ईशान के नाम पर कर देगी, ऐसा लिखा है इसमें। क्या? लेकिन विराट के जाने के बाद तो उसका घर मेरे नाम पर होगा ना। लेकिन तू तो यहाँ पर इतने अच्छे से रह रही है ना, और वैसे भी वो हमारा बेटा था तो उसकी प्रॉपर्टी का हक उसके भाई को ही मिलेगा, यानी हमारे छोटे बेटे ईशान को। इसलिए जल्दी से साइन कर दे ये पेपर, क्योंकि अब तो वो मर चुका है। नहीं माँ जी, वो जिंदा है और उसके जिंदा होते हुए ये घर किसी और के नाम पर नहीं हो सकता। उतने में वहां पर विराट आ जाता है और उसे जिंदा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। विराट बेटा, तू जिंदा है? लेकिन ये कैसे हो सकता है? आओ बेटा, तू तो हमें इस दुनिया से छोड़कर चला गया था ना, फिर अचानक जिंदा कैसे हो गया तू? मैं कभी मरा ही नहीं था पापा, और ये सब सिर्फ एक नाटक था। क्या? हाँ पापा जी, एक बेटा होने के नाते विराट ने हमेशा अपनी खुशियों से बढ़कर आपकी खुशियों को महत्व दिया है। सारे पैसे आप सबके नाम किए, आपको ये घर भी दिलाया। हर हफ्ते वो आप लोगों को हजारों रुपए भेजा करता था, लेकिन आप सबने कभी भी उसका हालचाल तक नहीं पूछा। अगर यहाँ से हमें कोई कॉल भी आता तो बस काम के मतलब से ही। इसीलिए मैं समझ गई थी कि आप लोग तो बस मतलबी हो और आपको विराट की कुछ भी नहीं पड़ी, लेकिन आपको मतलब है उसके पैसों से, और इसीलिए मैंने ये नाटक किया। क्या? हाँ माँ जी, मैं यहाँ पर विधवा बनकर आई, जबकि ये वहां जिंदा बैठा था, सोशल मीडिया से दूर था, ताकि किसी को इसके बारे में कुछ भी पता ना चले। इसने मुझे ये नाटक करने से कई बार रोका, लेकिन ये करना बहुत जरूरी था। और इस नाटक को करने का सिर्फ एक ही मकसद था कि मुझे आप सबको परखना था कि आप सभी लोग विराट के कितने सगे हों। लेकिन यहाँ आने के बाद तो मैं सब समझ गई कि आप सबको विराट के जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और पापा जी, आपने क्या कहा था कि आपने मंदिर में विराट की आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाई थी, जबकि मैंने पंडित जी से पूछ लिया था तो उन्होंने कहा कि आपने ऐसे कोई भी पूजा नहीं करवाई। अरे नहीं बहू, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है पापा जी। अब तो नाटक बंद कीजिए, अब आप तीनों का पर्दाफाश हो गया है। अरे आप लोग तो विराट की मौत की खबर सुनने के बाद भी
15 दिनों में ही ईशान का जन्मदिन मना रहे थे और मेरे घर में आते ही माँ जी ने तुरंत नौकरानी पिंकी को काम से निकलवा दिया ताकि ये मुझसे काम करवा सके और घर में पैसों की बचत भी हो, क्योंकि अब उन्हें रोजाना पैसे भेजने वाला विराट जो नहीं था। और हाँ ईशान, उस रात में विराट से ही बात कर रही थी और वो इसी की आवाज थी और वो गिफ्ट, उस पर जान ही लिखा था जो विराट ने मेरे लिए भेजा था। लेकिन मैं गलती से उस नोट को निकालना भूल गई और उसी के साथ घर के अंदर चली आई। लेकिन मैंने वक्त रहते ही तुम्हें देख लिया था और इसीलिए उस नोट को चेंज कर दिया। क्या? हाँ। और माँ जी, उस दिन मैं विराट की तस्वीर से नहीं बल्कि सच में विराट से ही वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। और पापा जी, उस दिन जब आप मेरे कमरे में आए थे तो असल में विराट ने अपने दूसरे मोबाइल नंबर से फोन किया था और मैंने ही उसे कहा था कि मैं बाहर पार्क में जाकर उसे कॉल करूंगी, लेकिन बाथरूम में बंद होने के कारण मैं समय से पहुंच ही नहीं पाई और उसने मुझे खुद से ही कॉल कर दिया। और जब आपकी आवाज सुनी तो उसने फौरन अपने दोस्त को कहा कि वो नाटक करे और खुद को मेरा माना हुआ भाई बताए ताकि किसी को कोई शक ना हो। क्या? मैंने हमेशा विराट को यहाँ की सारी खबरें दी हैं कि कैसे आपने मुझे पराया महसूस करवाया। विराट के जाने के बाद तो आप सबने ये तक कहा है कि वो था तो आप उसका इस्तेमाल करते थे, लेकिन उसके जाने के बाद अब आपको बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। क्यों माँ जी, सही कह रही हूं ना मैं? अरे बंद कर अपनी बकवास। और विराट बेटा, ये झूठ बोल रही है। अब तू आ गया है ना, इसीलिए तेरे सामने ये नाटक कर रही है, लेकिन हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अरे तेरे जाने की खबर से तो मैं आज तक रोती हूँ, वो भी हर एक मिनट। बस कीजिए माँ, मुझे आप सबके बारे में सब पता चल चुका है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि आप लोग ऐसे निकलेंगे। मैंने निस्वार्थ भाव से आप तीनों के बारे में हमेशा अच्छा सोचा, लेकिन आप सबने मेरे बारे में कितना बुरा सोचा है। और भूलिए मत, ये घर जिसमें आप रह रहे हो ये भी मेरा ही है, और अगर मैं चाहूं तो आप लोगों को झट से यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं वैसा नहीं करूंगा क्योंकि मैं आप लोगों जैसा निर्दयी और मतलबी नहीं हूँ। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। एक बार हमारी बात तो सुन। बस कीजिए पापा, मुझे तो आप तीनों को माँ पापा और भाई कहने में भी घिन आ रही है। और अच्छा हुआ जो सयूरी ने यह सब नाटक किया, इससे मुझे आप तीनों के असली चेहरे दिख गए और अब से मैं आप तीनों के साथ कोई संबंध नहीं रखूंगा। इसलिए अब से आप दोनों को वही संभालेगा। नहीं बेटा, ऐसा मत कर, मेरी बात तो सुन। हाँ भैया, प्लीज ऐसा मत कीजिए। देखिए, अब ये नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। आप तीनों इस घर में रह सकते हो। मैं समझूंगा कि मैंने ये घर दान में दे दिया और अब मैं जा रहा हूँ अपनी बीवी के साथ, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। मर गए आप तीनों मेरे लिए, और शुक्रिया जो आप तीनों ने मुझे इतना प्यार दिया। जिंदगी भर मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। नहीं बेटा, रुक जा विराट। वो तीनों विराट और सयूरी को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों नहीं रुकते, जिस कारण तीनों अपने किए पर बहुत पछताते रहते हैं। 2 दिनों बाद रितिका वापस लौट आती है और तभी, अच्छा हुआ जो तुम आ गई। इन 2 दिनों में मैंने तुम्हें बहुत याद किया रितिका। अरे रे, बेचारा मेरा प्यारा सा दोस्त। वैसे मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आई। अब तुम्हारे साथ वक्त बिताते बिताते मुझे भी तुम्हारी आदत सी हो गई है। हाँ रितिका, मुझे भी। वैसे हमारी ऑफिस की ट्रिप जा रही है, कुल्लू मनाली। ऑनलाइन ग्रुप पर तुमने मैसेज पढ़ा कि नहीं? हाँ रितिका, मैसेज तो मैंने पढ़ लिया है। तो क्या तय किया है तुमने? आ रहे हो ना तुम? नहीं रितिका, एक साथ में इतने सारे लोगों के साथ नहीं आ सकता। मैं समझ सकती हूँ ईशान कि तुम्हें लोगों के साथ घुलने मिलने में काफी वक्त लगेगा। ऑफिस की बात अलग है और ट्रिप की बात अलग है, लेकिन तुम अगर अपने आप को लोगों से दूर रखोगे तो सब कुछ कैसे ठीक होगा ईशान?
और तुम जितना अकेला रहोगे उतने उदास होगे। देखो, इस ट्रिप पर मैं भी हूं ना तुम्हारे साथ। प्लीज चलो ना, बहुत मजा आएगा। प्लीज ईशान। ठीक है रितिका, अगर तुम कह रही हो तो मैं चलूंगा, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारे कारण ही आ रहा हूँ, वरना मुझे ऑफिस में किसी और से बात करना बिल्कुल भी नहीं पसंद। मैंने आज तक काम के सिवाय किसी और के साथ बात भी नहीं की है। हाँ ईशान, मैं जानती हूँ। इस तरह से रितिका के समझाने पर ईशान ट्रिप पर जाने के लिए राजी हो जाता है और वो दोनों बाकी के लोगों के साथ कुल्लू मनाली घूमने जाते हैं और वहां रात में आलव के पास बैठकर वो दोनों अच्छा समय गुजारते हैं। वाह ईशान, यहाँ से ये नजारा कितना सुंदर दिख रहा है। पूरा मनाली रात में कितना चमकता है। मन तो करता है कि यही बस जाऊं। हाँ रितिका, वाकई में हिमाचल की हवा में अलग ही जादू है। वो तो है। ये लो, गर्मा गर्म चाय। शुक्रिया रितिका। अरे, तुम पागल हो गए हो क्या? इस चाय के लिए शुक्रिया क्यों बोल रहे हो तुम? नहीं रितिका, ना सिर्फ चाय के लिए, बल्कि हर एक चीज के लिए जो तुमने मुझे दी है। दोस्ती, भरोसा, अपनापन, मेरी देखरेख करना और मुझे डिप्रेशन से बाहर लाना, सब कुछ। सलोनी मेरे दिल में हमेशा रहेगी और आज भी ऐसा एक भी दिन नहीं जाता जब मैं उसे याद नहीं करता। लेकिन अब रोना छोड़कर मैं सलोनी के लिए अपनी जिंदगी जीऊंगा और इसमें मुझे तुम्हारा साथ मिल चुका है और तुम्हारे कारण ही मेरे साथ सब कुछ ठीक हो रहा है। ओफो ईशान, अब वापस से सेंटी मत हो जाओ यार। नहीं रितिका, सेंटी नहीं, मैं जो भी कह रहा हूँ बिल्कुल दिल से कह रहा हूँ। मुझे आज तक इतना सुकून किसी भी दोस्त के साथ महसूस नहीं हुआ है रितिका। तुम अलग हो और तुम्हारे साथ वक्त बिताने से मुझे बहुत अच्छा लगता है। जानती हो ईशान, और तुम फिक्र मत करो, आगे भी मैं तुम्हारा ऐसे ही साथ दूंगी। तुम्हारी ये नाचिस दोस्त तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगी। और इस बात के लिए फिर एक बार तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अरे ओ शुक्रिया के बच्चे, अब बस भी करो। चलो वॉक करके आते हैं और फिर वापस आने के बाद ऑफिस कलीग के साथ थोड़ा वक्त बिताएंगे। ठीक है रितिका, चलो। ईशान और रितिका को एक साथ देखकर ट्रिप पर आई हुई रितिका की सहेली उससे एक सवाल पूछती है। अरे रितिका, तू इस ईशान के इतने करीब क्यों है? बुरा मत मानना, लेकिन कहीं तुम दोनों के बीच कोई चक्कर तो नहीं चल रहा ना? अरे नहीं अर्पिता, क्या तू भी? आज ये कैसी बातें कर रही है तू? वो सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त है और कुछ नहीं। अरे ये तो तू बोल रही है, लेकिन तेरी शक्ल से साफ साफ झलक रहा है कि तू झूठ बोल रही है। मैं जानती हूँ रितिका कि तुझे उससे प्यार हो गया है। क्यों, सही कहा ना मैंने? अरे नहीं बाबा, मैं सच बोल रही हूँ और तू कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा रही है। चल अब सोने दे मुझे। कल हमें कुल्लू के लिए भी निकलना है और हमें 6 बजे उठना है, तभी जाकर हम दिन भर सारी जगह देख पाएंगे। इतना कहकर रितिका सो जाती है और ट्रिप से लौटकर आने के बाद अचानक से घर में ईशान का पैर सीढ़ियों से फिसल जाता है और उसे चोट आ जाती है। हाँ माँ, बहुत दर्द हो रहा है। बस बेटा, कुछ नहीं होगा, मैं अभी मलहम लगा देती हूँ, देखना, उसके बाद तुझे आराम जरूर मिलेगा। तभी वहां पर रितिका आती है। क्या हुआ ईशान? आंटी ने कॉल करके बुलाया मुझे और तुम ये क्या करते रहते हो? अब देखो कितनी चोट आई है तुम्हें। अरे इतना भी कुछ नहीं हुआ है रितिका, हल्की सी चोट लगी है, 2 दिन में ठीक हो जाएगी। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? ये चोट तुम्हें हल्की सी लग रही है, अब 2 घंटे बाद सूजन आ जाएगी यहाँ पर। तुम्हें ध्यान देकर सीढ़ियां उतरनी चाहिए ना। सॉरी बाबा, अगली बार से मैं ध्यान दूंगा। वो तो तुम्हें देना ही होगा, लेकिन अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वैसे भी कल मुझे छुट्टी है, इसलिए मैं यहीं पर रहूंगी। और आंटी जी, आप इस पर ध्यान दीजिए, तब तक मैं हल्दी वाला दूध बनाकर लाती हूँ। अब रितिका वहीं पर रुक जाती है और ईशान का बहुत ख्याल रखती है और यह देखकर मंजीरी और हिमराज बहुत खुश होते हैं।
देखो ना मंजरी, ईशान और रितिका दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं। और इन दोनों को देखकर तो ऐसा लगता है मानो ये एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। हाँ हेमराज जी, अब तो मुझे भी वही लग रहा है। भगवान ने हमारे ईशान को फिर से खुशियां दी है। बस अब वो उसे ठीक से पहचान जाए और अब उससे ये वाली खुशी कभी जुदा ना हो। हाँ मंजरी, भगवान करे सब ऐसा ही हो। फिर 2 दिनों के बाद ईशान का पैर पहले से काफी ठीक हो जाता है। फिर एक दिन, क्या हुआ रितिका, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अरे मैंने अपने घर का इंटीरियर करने के लिए एक डिजाइनर बुक किया था, लेकिन किसी इमरजेंसी के कारण वो डिजाइनर अगले 2 महीनों तक कोई काम नहीं कर पाएगा। तो अब वही तो, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। और मुझे तो इन 2 महीनों में ही सब काम कराना था, क्योंकि उसके बाद तो त्योहार शुरू हो जाएंगे। और अब ऐसे इन वक्त पर पता नहीं मुझे इंटीरियर डिजाइनर कहाँ मिलेगा। ओफो रितिका, व्हाई फिकर व्हेन ईशान इज हियर? मतलब, अरे इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हें कोई इंटीरियर डिजाइनर नहीं मिल रहा तो मैं ही बन जाता हूँ ना तुम्हारा इंटीरियर डिजाइनर। क्या तुम भी ईशान? मैं यहाँ पर कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। अरे तो मैं भी कहाँ मजाक कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? बताओ। अरे बाबा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तुम बेफिक्र रहो। फिर ईशान ही रितिका का घर डिजाइन करता है, पेंट करने से लेकर और एक छोटी से छोटी चीज को सुंदर तरीके से सजाता है। और ये सब देखकर रितिका एकदम आश्चर्यचकित हो जाती है। हे भगवान, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये वही घर है जिसमें पहले मैं रहती थी। अरे तुमने तो मेरे घर को एकदम नया ही बना दिया है। चलो अच्छा है कि तुम्हें मेरा काम पसंद आया और तुम्हें यह देखकर इतनी खुशी मिल रही है। ये देखकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाई। हाँ ईशान, तुम सच में कितने होनहार हो, मुझे तो पता ही नहीं था। लेकिन तुम्हें ये सब कैसे आता है? मैंने कुछ साल पहले ही इंटीरियर डिजाइनिंग का एक कोर्स किया था और मैंने ऐसे ही अपने दोस्तों के घरों को भी डिजाइन किया है। तो मुझे थोड़ा बहुत काम तो आता है। इतना भी प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन ठीक ठाक कर लेता हूँ। अरे ये कोई ठीक ठाक काम नहीं है ईशान, ये तो एकदम कमाल का है। और आज तो तुम्हें पार्टी देनी बनती है। अरे वाह, तो चलो फिर। ऐसे ही रितिका और ईशान के बीच सब कुछ ठीक चल रहा होता है। फिर एक दिन अचानक से रितिका का फोन लगातार 5 से 6 घंटों तक स्विच ऑफ आता है और ये देखकर ईशान बहुत घबरा जाता है। नहीं कोयल, ये कोई मामूली बात नहीं है। रितिका का फोन कभी स्विच ऑफ नहीं रहता। मैं पिछले 5 घंटों से उसे कॉल कर रहा हूँ, लेकिन तब से फोन स्विच ऑफ ही बता रहा है। अरे भाई, आप इतनी चिंता मत करो, हो सकता है कि वो किसी काम में व्यस्त हो। अरे लेकिन वो अगर किसी काम में भी व्यस्त होगी तो अपना फोन बंद क्यों रखेगी? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। कोयल, मेरा दिल नहीं मान रहा। मैं जा रहा हूँ उसके घर पर। पर भाई, फिर ईशान रितिका के घर चला जाता है, लेकिन वहां पर ताला लगा होता है। यहाँ पर तो ताला लगा है, आखिर कहाँ गई है रितिका? भगवान जी, बस वो सही सलामत हो। मेरा जी बहुत घबरा रहा है। फिर जब ईशान वहां से निकल रहा होता है, तभी वहां पर रितिका आ जाती है और उसे देखकर ईशान की जान में जान आ जाती है। रितिका, तुम अब आ रही हो? अरे तुम पागल वागल हो गई हो क्या? मैं कब से तुम्हें फोन लगा रहा हूँ, लेकिन पिछले 5 से 6 घंटों से तुम्हारा फोन स्विच ऑफ बता रहा है। अरे कहाँ चली गई थी तुम? पता है मैं कितना डर गया था। माफ करना ईशान, लेकिन मेरा फोन खराब हो गया था, इसीलिए मैं सुबह से सर्विस सेंटर में ही थी। और आजकल ये मोबाइल के चक्करों में किसी का मोबाइल नंबर भी याद नहीं रहता, वरना मैं तुम्हें कॉल करके बता देती। पर मुझे ये बात बिल्कुल पता नहीं थी कि तुम मेरे लिए इतना डर जाओगे। अरे क्यों नहीं डरूंगा रितिका, मैं तुम्हें किसी भी हालत में नहीं खोना चाहता, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार हो चुका है। क्या?
हाँ रितिका, आई लव यू। और मुझे माफ करना, मैंने आज तक अपने दिल के जज्बात दिल में ही दबा कर रखे, लेकिन आखिरकार ये जबान पर आ ही गए। वैसे ईशान, सच कहूँ तो मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है, लेकिन पता नहीं था कि कैसे बोलूं। आई लव यू ईशान। क्या सच में रितिका? हाँ ईशान, मैं नहीं जानती कि ये दोस्ती प्यार में कब बदल गई, लेकिन अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। आखिरकार ईशान और रितिका दोनों एक दूसरे से अपना प्यार का इजहार कर ही देते हैं और वो दोनों अब शादी करने का फैसला लेते हैं। और उनके इस फैसले को जानकर ईशान के घर वाले भी बहुत खुश हो जाते हैं। बहुत खूब बच्चों, तुम दोनों ने जो भी फैसला लिया है एकदम सही लिया है। अरे मंजरी और मुझे तो पहले ही समझ आ चुका था कि तुम दोनों के दिलों में धीरे धीरे एक दूसरे के लिए प्यार पनपने लगा है। और ईशान बेटा, अपनी जिंदगी को फिर एक बार मौका देकर तुमने बहुत अच्छा किया है। हाँ बेटा, तुझे रितिका जैसी बीवी और कहीं नहीं मिलेगी। और अब वक्त आ गया है पुराना सब कुछ भुलाकर जीवन की एक नई सिरे से शुरुआत करने की। हाँ माँ, बिल्कुल। ईशान और रितिका दोनों की एंगेजमेंट डेट पक्की हो जाती है। भाई, एंगेजमेंट की रिंग तो मैं ही डिजाइन करूंगी। हाँ कोयल, और मैं किसी और से डिजाइन कराने की जरूरत भी नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे घर पर ही ज्वेलरी का ब्रांड जो है। ये हुई ना बात। लेकिन एंगेजमेंट के ही दिन वो रिंग कोयल से खो जाती है। क्या कहा? रिंग खो गई? अरे ऐसे कैसे खो गई? अभी तो इसी जगह पर रखी थी। पता नहीं मंजरी, लेकिन हमें अंगूठी जल्द से जल्द ढूंढना होगा। सगाई का मुहूर्त केवल 4 बजे तक का ही है, और तब तक अगर सगाई नहीं हो पाई तो सगाई सीधे 2 महीनों के बाद ही होगी। हे भगवान, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे घर में। सारा रायता आज ही फैलना था क्या? अरे आप सब लोग चिंता मत कीजिए, रिंग यहीं कहीं पर होगी, मिल जाएगी। घर में सभी लोग रिंग ढूंढने लगते हैं और ढूंढते ढूंढते ईशान घर के दरवाजे के पास चला जाता है, जहां पर रिंग का बॉक्स गिरा होता है। ये रही रिंग, और ये काम जरूर कोयल का ही होगा। सारे बैग में ढूंढने के चक्कर में इसने एक बैग में से ये बॉक्स गिरा दिया होगा। ये लड़की तो एक काम भी ढंग से नहीं कर सकती। बुद्धू कही कि क्या अभी भाई, मैं एक इंसान हूँ, मशीन नहीं। हो गई गलती, अब ताने देना बंद करो, वरना मैं भूल जाऊंगी कि आज आपकी सगाई का दिन है और साथ ही आपके साथ खूब लड़ाई करूंगी। तभी अचानक से वहां पर एक लड़की आती है, और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि सलोनी ही होती है। सलोनी को देखकर ईशान एकदम हैरान रह जाता है। सलोनी, तुम? सलोनी को वहां पर देखकर सभी घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सलोनी, तुम जिंदा हो सलोनी? लेकिन कैसे? अरे कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हें पता है तुम्हारे बिना मैं कैसे जी रहा था? अरे एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब मैंने तुम्हें याद न किया हो। ईशान, उस दिन मेरी गाड़ी जब खाई में गिरी तभी सबको लगा कि मैं मर चुकी हूँ, लेकिन नहीं, खुशकिस्मती से मैं बच गई। क्या? हाँ ईशान, मैं खाई में गिरकर सीधे नदी में चली गई, और जहां मुझे एक मछुआरे काकी ने बचाया और अपने साथ लेकर गई। उन्होंने ही मेरा उपचार करवाया, मेरी देखरेख की। मुझे इतने दिनों तक बिल्कुल भी होश नहीं था, और अब जाकर जब मुझे होश आया है तब मैं सीधे तुम्हारे पास चली आई हूँ ईशान, इस उम्मीद के साथ कि तुम और मैं फिर से एक हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ बदल गया है, और ये अच्छी बात है कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए हो। नहीं सलोनी, वो... अरे सलोनी बेटा, तुम्हें देखकर हमें विश्वास ही नहीं हो पा रहा कि तुम जिंदा हो। भगवान का लाख लाख शुक्र है। अरे तुम्हारे जाने के बाद तो ईशान पूरी तरह टूट चुका था, और फिर उसे रितिका मिली। ये दोनों अच्छे दोस्त बने, और अब जाकर अपने रिश्ते को इन्होंने दोस्ती से शादी का नाम देने का तय किया है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? खैर, तुम्हारा बहुत शुक्रिया रितिका, ईशान को ठीक करने के लिए। और ईशान,
तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। रितिका और तुम्हारी जोड़ी खूब जचेगी। सगाई मुबारक हो ईशान। तभी रितिका सलोनी से कहती है, अरे नहीं सलोनी, ये तुम क्या कह रही हो? ईशान की आंखों में देखो, वो तुम्हें देखकर रो पड़ा है और यही साफ साफ दर्शाता भी है कि ये आज भी तुमसे कितना टूटकर प्यार करता है। और सच्चाई तो ये है कि ईशान की लकीरों में सिर्फ तुम्हारा ही नाम दर्ज है। मुझे तो भगवान ने इसकी जिंदगी में बस इसे ठीक करने के लिए भेजा था और अब मेरा काम हो चुका है। ईशान, अब सलोनी वापस आ गई है, वो सलोनी जिसके लिए तुम अपनी जान देने जा रहे थे, और अब वही जान तुम्हारी वापस आ गई है। और सबकी भलाई इसी में है कि तुम दोनों एक हो जाओ। क्या? नहीं रितिका, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे मेरी जाने के बाद ईशान तुमसे प्यार करने लगा है और अब मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आना चाहती। ईशान, तुम ही कह दो अपनी दिल की बात, मुझे कुछ बुरा नहीं लगेगा। मैं तो बस तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। हाँ, ये सच है सलोनी कि मैं तुम्हें भूला नहीं हूँ और कहीं ना कहीं आज भी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन रितिका, वो ओफो ईशान, ये लेकिन वेकिन छोड़ो, इतने परेशान मत हो। हम दोनों केवल अच्छे दोस्त थे, बस हमने नादानी में इस रिश्ते को प्यार का नाम दे दिया। चलो अब अपने प्यार के पास वापस चले जाओ। और हाँ, तुम मेरी फिक्र मत करना। सोलोनी और तुम्हारे एक होने के बाद भी हम दोनों अच्छे दोस्त रहेंगे। मैंने वादा किया है तुम्हें कि ये दोस्ती हम कभी नहीं तोड़ेंगे। हाँ रितिका, तुम हमेशा मेरी दोस्त रहोगी। चलो अब जल्दी से मुहूर्त देखकर शादी की तैयारियां शुरू कर दो। वो शादी जो महीनों पहले अधूरी रह गई थी। हाँ रितिका। अब रितिका ईशान से दूर हो जाती है और सलोनी और ईशान की शादी का भी मुहूर्त निकाला जाता है। शादी का शुभ मुहूर्त अब सीधे 3 महीनों बाद का है। चलो अच्छा है, मुझे लगा कि मुझे और लंबा इंतजार करना पड़ेगा। और ईशान, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि किस्मत ने हम दोनों को फिर से एक कर दिया है। हाँ सलोनी, मैं भी खुश हूँ। ईशान चेहरे पर खुशी दिखाता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो असमंजस में होता है। ये देखो ईशान, मैंने हम दोनों के लिए ये स्मूदी बनाई है। साथ बैठकर पियेंगे और खूब बातें करेंगे। ठीक है सलोनी। अरे क्या हुआ ईशान, हम इतने लंबे समय बाद मिले हैं और तुमने मुझसे ठीक से बात तक नहीं की है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ सलोनी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस वो 2 रातों से ठीक से सोया नहीं हूं ना, इसीलिए थोड़ी थकावट सी लग रही है। अरे बाप रे। ठीक है ईशान, तो आज तुम्हें जल्दी सोना होगा और तुम तो जानते ही हो ना, अगर तुम्हें पूरी नींद नहीं मिलती तो तुम बीमार पड़ जाते हो। हाँ सोलोनी, वो तो है, इसीलिए मैं आज जल्दी ही सो जाऊंगा। ईशान, हम दोनों कभी अलग तो नहीं होंगे ना? तुम मुझसे पक्का शादी करोगे ना? हाँ सोलोनी, मैं जरूर तुमसे शादी करूंगा। और तुम्हें पता है, तुम्हारे जाने के बाद मैं मरने वाला था, लेकिन रितिका ने मुझे बचाया और उसने मुझे जीना सिखाया। अगर वो नहीं होती तो आज मैं भी तुम्हारे सामने नहीं होता। चलो ये तो अच्छी बात है कि रितिका ने तुम्हारी जान बचाई। खैर, अब ये स्मूदी पी लेते हैं, फिर हमें जल्दी भी तो सोना है। ठीक है सोलोनी। वही दूसरी तरफ रितिका अपनी ऑफिस टाइमिंग चेंज करवा लेती है और ये पता चलने पर ईशान काफी हैरान हो जाता है। क्यों रितिका, तुमने नाइट शिफ्ट क्यों ले ली? अरे नहीं ईशान, मुझे सामने से नाइट शिफ्ट दे दी गई है, तो मैं भी क्या करती। अब बॉस के फैसले के खिलाफ तो मैं नहीं जा सकती ना। लेकिन तुम डे शिफ्ट में अच्छे से काम करना और खूब तरक्की करना। वो सब तो ठीक है रितिका, लेकिन अरे रुको ईशान, मेरे फोन की बैटरी काफी लो है, फोन कभी भी बंद पड़ सकता है, तो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है ना? पर रितिका, रितिका। रितिका फोन कट कर देती है। मुझे माफ करना ईशान, मैंने जानबूझकर ही टाइम बदल दिया है।
ताकि मैं रोज तुम्हारा सामना ना कर सकूं। मुझे तुमसे दूर रहना होगा, वरना बार बार मैं तुम्हारा सामना करके कमजोर पड़ जाऊंगी और तुम्हारे बिना मैं नहीं रह पाऊंगी। फिर एक दिन सलोनी ईशान को एक कैफे में लेकर जाती है और तभी, अरे ये तो वही कैफे है। कौन सा कैफे ईशान? तुम इस कैफे में पहले भी आए हो क्या? हाँ सलोनी, मैं इस कैफे में एक बार रितिका के साथ आया था और तब यहाँ पर इस कैफे में पहली सालगिरह की पार्टी चल रही थी। और तुम्हें पता है, मैंने यहाँ पर गाना भी गाया था, वो भी बहुत बेसुरा गाना, जिस पर रितिका बहुत हंसी थी। सच में उस दिन तो बड़ा मजा आया था। ओके, ऐसी बात है क्या? हाँ सोलोनी, और तुम्हें पता है, रितिका ने ना। वैसे ईशान, तुम ऑर्डर क्या करना चाहोगे? मैं तो व्हाइट सॉस पास्ता खाने वाली हूँ और यहाँ की फेमस ब्लूबेरी पेस्ट्री भी। ठीक है सोलोनी, मैं जरा चेक करके बताता हूँ। ईशान जब बार बार रितिका के बारे में सुनाता है तब सोलोनी को अच्छा नहीं लगता। फिर एक रोज, अरे माँ, सलोनी के वापस आने से मैं बहुत खुश हूँ, पर मुझे रितिका की भी याद आ रही है। वो एक बहुत ही अच्छी लड़की है। किस्मत ने भी मेरे साथ अजीब खेल खेला है। वो तो है बेटा, लेकिन तू इतना मत सोच, जाने दे। वैसे अच्छा ही हुआ जो तूने रितिका के बारे में बात की। मैं तो अभी उसे ही कॉल करने वाली थी। फिर मंजरी अपने कमरे में जाकर रितिका को कॉल करती है और तभी, हाँ बोलिए ना आंटी, कैसी हो आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ बेटा, तू बता, सब ठीक तो है ना? हाँ आंटी, सब कुछ एकदम ठीक है। तो फिर तू इतने दिनों से घर पर क्यों नहीं आई बेटा? क्या हुआ है? अरे नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मेरा काम अब रात का हो चुका है ना, इसलिए मैं दिन में सोती रहती हूँ और रात में जागती हूँ, और शायद इसी के चलते मेरी किसी से बात नहीं हो पा रही। माफ कीजिए आंटी। अरे कोई बात नहीं बेटा, चलता है। लेकिन बेटा, एक दिल की बात कहनी थी तुझे। हाँ बोलिए ना आंटी। देख बेटा, तूने ईशान को कितनी आसानी से सौंप दिया सलोनी को। तू इस बात को झुठला नहीं सकती कि तू ईशान से प्यार करती है और वो भी तुझसे प्यार करता है। फिर एक पल में ही सलोनी के आने से तेरा प्यार कहाँ चला गया? अरे नहीं आंटी, मैंने ईशान को सलोनी के हवाले नहीं किया है। वो खुद ही सलोनी को देखकर रो पड़ा था और उसके आंसू ये साफ साफ बयां कर रहे थे कि वो आज भी उससे कितना प्यार करता है। और मैं तभी समझ गई कि सच्चा प्यार तो सिर्फ मैंने ही किया और ईशान को तो बस मुझसे लगाव हो गया था। इसीलिए मैंने अपने प्यार को पीछे रखकर ईशान को उसके प्यार के पास जाने दिया। लेकिन आप मेरी चिंता मत कीजिए आंटी, मैं अभी अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। ऐसी बात नहीं है बेटा, ईशान को समझ नहीं आ रहा कि वो अब क्या करे। एक तरफ उसका पुराना प्यार सलोनी है और एक तरफ तुम हो। उसकी हालत भी समझो ना बेटा। अब इन सब बातों को जाने दीजिए ना आंटी, और उन दोनों को एक साथ रहने दीजिए। और आगे से हम इस बारे में कभी बात नहीं करेंगे। और रही बात मेरे मिलने की, तो मैं अगले रविवार को आपसे मिलने आऊंगी। अब तो ठीक है ना? हाँ बेटा, ठीक है, जैसा तुझे सही लगे, पर जरूर आना। मैं तेरे मनपसंद पकवान बनाऊंगी। फिर एक दिन जब सलोनी ईशान से मिलने आती है, तभी उसकी नजर उसके बटुए पर जाती है जिसमें रितिका की फोटो होती है। ये तो रितिका की फोटो है। एक समय था जहाँ पर इस बटुए में मेरी फोटो हुआ करती थी, लेकिन आज यहाँ पर रितिका की है। लेकिन ईशान ने इसे निकाला क्यों नहीं? जाने दो, शायद वो भूल गया होगा और मैं भी कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। फिर रविवार के दिन रितिका मंजरी से मिलने आती है। अरे रितिका बेटा, तू हमसे मिलने आ जाया करना। तू भी तो अकेली रहती है, उतना ही तुझे भी अच्छा लगेगा। वही तो। ठीक है आंटी, मैं जब भी खाली रहूंगी तब मैं यहाँ पर जरूर आऊंगी। तभी वहां पर ईशान और सलोनी आ जाते हैं। लेकिन रितिका को खाना खाते हुए देखकर सलोनी थोड़ी नाखुश हो जाती है। अरे रितिका, तुम यहाँ पर?
कितने दिनों बाद आई हो और कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ ईशान। आओ बैठो ना। आंटी ने खास मेरे लिए मेरी पसंद की डिशेस बनाई है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे कितने दिनों बाद देख रहा हूँ मैं तुम्हें। सब ठीक तो है ना? ईशान रितिका से बात करने में इतना व्यस्त हो जाता है कि वो सलोनी को पलटकर देखता भी नहीं और वो बाहर चली जाती है। और जब उसे सलोनी के बारे में याद आता है तो वो भी बाहर चला आता है। अरे सलोनी, तुम कहाँ जा रही हो? मेरी कैब बस आ ही रही होगी। मैं घर जा रही हूँ ईशान। लेकिन क्यों सलोनी, क्या हुआ है? सब लोग तो अंदर है ना। तो चलो, तुम भी आकर खाना खा लो। नहीं ईशान, तुम जाओ। तुम्हारी दोस्त आई है ना, उसके साथ वक्त गुजारो। मैं चली जाऊंगी घर पर। लेकिन सलोनी, ईशान प्लीज, मुझे बहुत सर दर्द हो रहा है, इसीलिए मुझे आराम की सख्त जरूरत है। अच्छा बाबा, ठीक है। अपना ख्याल रखना और ध्यान से जाना। हम कल मिलते हैं। ठीक है ईशान। फिर सलोनी कैब में बैठकर चली जाती है और ईशान अंदर आकर सबके साथ एकदम घुल मिल जाता है। अरे क्या हुआ ईशान? सलोनी भी आई थी ना तुम्हारे साथ? तो फिर वो बाहर क्यों चली गई? वो दरअसल उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए वो चली गई। अच्छा। फिर एक दिन सलोनी अपने घर से सबके लिए खीर बना कर लाती है और तभी, खीर तो बहुत अच्छी बनी है बेटा। रितिका भी तुम्हारी तरह ही खाना बनाती है, बहुत टेस्टी। उसके साथ भी हमने काफी अच्छा समय गुजारा और अब वो सारे पुराने दिन याद आ रहे हैं। हाँ मंजरी, सच में रितिका भी एकदम अच्छी लड़की थी। उन दोनों की बातें सुनकर सलोनी चुप हो जाती है। अरे सलोनी बेटा, क्या हुआ तुझे? तू एकदम से ऐसे शांत क्यों हो गई? बात करो ना हमसे। अरे क्या बात करूं आंटी, आप सबकी जबान पर बस रितिका का ही नाम है और मुझे तो अब ऐसे लग रहा है कि मेरे इस घर में तो क्या, आपकी बातों में भी कोई जगह नहीं बची है। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस उसकी याद आ गई तो बात निकल गई। आप पता है आंटी, कोई बात नहीं, आप खीर खाइए। अब दिन ब दिन सलोनी को ये एहसास होने लगता है कि ईशान की जिंदगी में वो कहीं भी नहीं है और वो तो बस रितिका से ही जुड़ा हुआ है। क्या कर रहे हो ईशान? मैं कब से फोन लगा रही हूँ तुम्हें। कहाँ हो तुम? आज हमारा मूवी डेट पर जाने का प्लान था, याद है ना तुम्हें? हाँ सोलोनी, मैं जानता हूँ, लेकिन हमें वो प्लान कैंसिल करना होगा क्योंकि मैं, रितिका और हमारे और दो दोस्त साथ में एक पार्टी में जा रहे हैं। एकदम लास्ट मिनट पर बन गया ये प्लान और मैं इसे कैंसिल भी नहीं कर सकता। मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। हाँ, बाय। सलोनी अब चुप हो जाती है। फिर एक दिन जब ईशान सुबह उठता है तब उसे सलोनी का मैसेज आता है। मुझे माफ कर दो ईशान, मैं तुम्हें बिना बताए जा रही हूँ, लेकिन ये मुझे करना ही पड़ा। जब से मैं लौट आई हूँ तब से मैंने देखा है कि तुम्हारी बातों में सिर्फ रितिका का ही जिक्र है। तुमने उस दिन तो मेरे साथ आने के लिए हाँ कर दिया, लेकिन तुम रितिका से दूर नहीं हो पाए और तुम्हारे मन में मेरे लिए नहीं बल्कि रितिका के लिए जगह है। और शायद ये बात तुम भी अभी नहीं समझ पा रहे हो कि तुम जितना खुश मेरे साथ रहते हो उससे कहीं ज्यादा खुश तुम रितिका के साथ होते हो। और पिछले कुछ महीनों का ये फासला मैं नहीं भर सकती क्योंकि वो अब रितिका ने भर दिया है। इसीलिए जो सही है वही करो और इसी फैसले में हम तीनों की भी भलाई है। जाओ ईशान, अपनी खुशी के पास चले जाओ। और अब हम दोनों कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन जिंदगी ने कभी अगर हमें मिला भी दिया तो केवल एक दोस्त के नाते ही मिलेंगे। ये मैसेज पढ़कर ईशान चौंक जाता है और उसे भी ये एहसास हो जाता है कि वाकई में उसकी खुशी रितिका में ही है। और इस तरह अंत में ईशान और रितिका एक हो जाते हैं और साथ में बहुत खुश रहते हैं।